आज हम आपको दो ऐसी कामयाब बेटियों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कामयाबी की दास्तान लिखी है। जी हां, जो मिसाल बन गई हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी 2014 में बेटियों ने बाजी मारी है। आज हम उन्हीं अफसर बिटिया से आपको रूबरू कराएंगे, जानेंगे कैसे उन्होंने कामयाबी की नई इबारत लिख दी। आपको दिखाएंगे उनके हौसले और जुनून की कहानी। और ये एक पेशकश इसलिए भी खास है क्योंकि ये बिटिया कोई आम बिटिया नहीं है। इनके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है, संघर्ष की कहानी आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ पीएससी 2014 के नतीजे घोषित कर दिए गए। परीक्षा में इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है। टॉप 3 में पहले 2 पायदान पर लड़कियों ने कब्जा जमाया है। सिविल सर्विस की परीक्षा में रायपुर की आभा तिवारी ने टॉप किया है, वहीं रायपुर की स्निग्धा तिवारी दूसरे नंबर पर और भूपेंद्र कुमार साहिल तीसरे स्थान पर रहे हैं। देश के पीएससी के इतिहास में यह पहली दफा हुआ है जब इंटरव्यू के 5 घंटे बाद ही छत्तीसगढ़ पीएससी ने रिजल्ट जारी कर रिकॉर्ड बना दिया। करीब दोपहर 2 बजे इंटरव्यू खत्म हुए थे और शाम को 7 बजे के करीब रिजल्ट भी घोषित कर दिए गए। रिजल्ट में कुल 889 उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी की गई है। हमारे इस खास पेशकश में छत्तीसगढ़ की ये दोनों अफसर बिटियां हमारे साथ होंगी। हम उनसे आपकी बातचीत भी कराएंगे, उनकी कामयाबी का राज भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम मिलवाते हैं आपको आभा तिवारी से। आभा तिवारी ने पीएससी की परीक्षा को टॉप किया है। आइए आपको उनकी कहानी दिखाते हैं। कहते हैं पढ़ने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ऐसी ही मिसाल बन गई हैं छत्तीसगढ़ की बेटी आभा तिवारी। ये है रायपुर की रहने वाली आभा तिवारी। उम्र 46 साल है, लेकिन हौसला बुलंद। छत्तीसगढ़ पीएससी 2014 की परीक्षा में आभा तिवारी ने टॉप किया है। 947 अंकों के साथ आभा पहले स्थान पर रही हैं। अपने मजबूत इरादों से ही आभा ने इस उम्र में भी कामयाबी की नई इबारत लिख दी। आभा कहती हैं कि वो दिन रात पढ़ाई करती थी और इसी का नतीजा है कि वो इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं। अगर आप में लगन है, आप मेहनत कर सकते हैं धैर्य के साथ, तो आप किसी भी आपकी उम्र कभी आड़े नहीं आएगी। चाहे सोशल मीडिया हो या सामाजिक, सभी कुछ को छोड़कर मैंने सिर्फ पीएससी में ही अपना ध्यान लगाया था और एक ही लक्ष्य था, बस उसी में मैं लगी रही। आभा तिवारी का एक बेटा भी है जो क्लैट एग्जाम में टॉपर रहा है और फिलहाल लॉ की पढ़ाई कर रहा है। आभा के बेटे ने भी पढ़ाई में उनकी पूरी मदद की। बेटे ने, जो कि वो अभी के पैटर्न को समझता है, तो उसने एक क्लैट का टॉपर रहा है। वो बेटा आपका क्या करता है? मेरा बेटा अभी हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी में है और लास्ट ईयर है उसका। उसने मेरी बहुत सहायता की। अब आभा की इच्छा है कि वो अन्य महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हैं। मैं महिलाओं की शिक्षा के लिए और उनके बच्चों के लिए कुछ करना चाहूँगी, महिला बाल विकास में। एक अगर शिक्षित नारी है तो वह अपने परिवार को बेहतर ढंग से, उसकी बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकती है और वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। आभा को हमेशा से ही पढ़ने का शौक रहा है। उनके घर में एक लाइब्रेरी भी है जहां ढेरों किताबें रखी हुई हैं। आभा के पति एक्साइज में अफसर हैं। उनका कहना है कि परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए भी आभा पढ़ाई के लिए वक्त निकालती थी। हालांकि पहले आभा की राह में कई अड़चनें भी आईं, लेकिन उनका जज्बा देखते हुए उनके पति ने भी हौसला बढ़ाया। इनका जो इंटरेस्ट है सिर्फ पढ़ने में है, तो मैं कभी डिस्टर्ब नहीं किया। पारिवारिक जिम्मेदारी 10 साल तक जरूर निभाई है। उसके बाद मैंने उनको धीरे धीरे काम से, घर के कामों से मुक्त करना शुरू कर दिया था। कोशिश करता था कि कम से कम काम करना पड़े और ज़्यादा समय पढ़ाई में दे के। बेटा भी 5 साल से पढ़ रहा था उनके साथ में, दोनों एक साथ पढ़ते थे। आभा तिवारी आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं जो घरेलू कामकाज करते हुए अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती हैं। हालांकि इस उम्र में पीएससी में टॉप करने के बाद आभा तिवारी सिर्फ 16 साल की ही नौकरी कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर जुनून और जज्बा हो तो कामयाबी
आपके कदम चूमती है। जी टीवी पर एक बड़ा मशहूर शो था अफसर बिटिया, वो आपने शो जरूर देखा होगा। और उस अफसर बिटिया में मिताली नाग जो थी, उन्होंने अफसर बिटिया का किरदार निभाया था। आपने पर्दे पर अफसर बिटिया देखी, लेकिन छत्तीसगढ़ की दोनों अफसर बिटिया से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आभा तिवारी जिन्होंने पीएससी 2014 में टॉप किया है, और स्निग्धा तिवारी पीएससी की सेकंड टॉपर, दोनों अफसर बिटिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आभा जी 947 अंकों के साथ इन्होंने पीएससी 2014 टॉप किया है। पहले मैं आपके पास आ रहा हूं आभा जी, अभी जो हमने आपके बारे में एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई, उसमें हमने दिखाया 46 साल की आपकी उम्र है। साथ ही हमने आपको यह भी दिखाया दर्शकों को कि आपने पीएससी 2014 टॉप किया, आपके बेटे आशीष ने क्लैट टॉप किया था। ये घर में टॉपर रहने का कोई रिवाज है क्या मैडम? कुछ खास है क्या घर में ऐसा? जी नहीं, घर का माहौल ऐसा है। और मुझे एक बात आपको बताना चाहिए कि मैं बालपुर के पांडे परिवार से बिलोंग करती हूँ, और मुकुटधर पांडे जी, लोचन साथ पांडे, इन लोगों का नाम आपने सुना होगा। और मेरे जो बड़े भाई हैं अजय पांडे जी, उन्होंने एमपीपीएससी में टॉप किया था, और यूपीएससी में ऑल इंडिया में उन्होंने हिंदी मीडियम में टॉप किया था। वो प्रेरणा स्रोत रहे मेरे, और मेरे पति का प्रोत्साहन हमेशा मेरे साथ रहा, तो फिर ही मैं ये सफलता अर्जित कर पाई। ये देखिए, इसका मतलब मैंने सवाल आपसे एकदम सही पूछा था, और जो जानकारी मुझे नहीं थी वो आपने अपने परिवार के बारे में बता दी कि टॉपर्स का ये खानदान रहा है। स्निग्धा भी हमारे साथ है, स्निग्धा तिवारी जी, और आपको बता दें कि स्निग्धा तिवारी जी की भी जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प है, जितनी दिलचस्प कहानी आभा तिवारी जी की है। स्निग्धा जी के बारे में आपको बता दें कि पहले डेंटिस्ट रही हैं, डॉक्टर, उसके बाद अब ट्रेनिंग कर रही हैं डीएसपी की, और अब पीएससी 2014 टॉप किया है, और अब वो बनेंगी डिप्टी कलेक्टर, यानी कि एक और अफसर बिटिया। स्निग्धा जी, आपसे भी कुछ ऐसे सवाल है। स्निग्धा जी, क्या करके मानेंगी? पहले डेंटिस्ट, डॉक्टर, उसके बाद डीएसपी, और अब डिप्टी कलेक्टर। जी, डेंटिस्ट का तो ये था कि पहले से मैंने तय किया हुआ था कि मुझे ग्रेजुएशन किसी एक स्पेशल फील्ड में करना है। हाँ। और बायोलॉजी की तरफ रुझान था मेरा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही मतलब अपना विषय 11th में बायो चुना, और पीएमटी दिलाकर एक स्पेशलाइजेशन के साथ ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरा एम था कि मैं प्रशासनिक सेवा में आकर अपने लोगों के लिए कुछ करूं, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, समाज के लिए। तो वो उस एम पर ही मैंने इंटर्नशिप से ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, और उसी पर मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया, और फाइनली आज मुझे सफलता मिली। बहुत छोटी उम्र है अभी आपकी स्निग्धा जी, और उसमें ये तीन अहम पायदान जीवन के, पहले डेंटिस्ट, डॉक्टर, उसके बाद फिर अब डीएसपी, और अभी ट्रेनिंग कर ही रही थी आप, और उसके साथ ही पीएससी 2014 टॉप कर लिया। आभा जी, अगला सवाल जो मेरा आपसे है वो ये, 46 साल की आपकी उम्र है आभा जी। ऐसे में अगर हम अमूमन देखें आमतौर पर, तो महिलाएं घर के कामकाज में पूरी तरह से व्यस्त हो जाती हैं, वो पूरी तरह से सामाजिक जो जीवन होता है उसमें व्यस्त हो जाती हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मुश्किल से वक्त निकलता है। ऐसे में खुद के लिए पढ़ना, खुद पढ़ना, तैयारी करना, और पीएससी जैसा एग्जाम क्रैक करना, ये कैसे मुमकिन होगा? जी, अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है, मेरा यही मानना है। और सीखने की उम्र नहीं होती है, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं सबको। तो मुझे लगता है अगर आप जिज्ञासु हैं, आप में सीखने की लगन है, तो आपकी उम्र कभी आड़े नहीं आएगी। आप मन से युवा हैं, और सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है दुनिया में। आभा जी ने जैसा बताया कि उनके परिवार में ये परंपरा ही रही है कि टॉप करना है। स्निग्धा जी की कहानी ये है कि स्निग्धा जी अपने तमाम भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। स्निग्धा जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह से कामयाबियां आप हासिल करती गई हैं? छोटे भाई बहनों के लिए आपने बहुत कंपटीशन दे दिया है, उनकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। सर, ऐसा नहीं है, कंपटीशन नहीं, वो मुझे एक प्रेरणा स्रोत की तरह भी ले सकते हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, तो जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने छोटों का मार्गदर्शन करूँ, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। मेरे जितने भी छोटे भाई बहन हैं इंस्पायर होके कि दीदी ने कुछ किया है, तो मैं हूँ अक्सर हमेशा ही उनके साथ, उनको गाइड करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो मुझे एक कंपटीशन नहीं बल्कि प्रेरणा स्रोत के रूप में देखेंगे। आभा जी, जरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, हम एक आम जो घर है हिंदुस्तान का, उसमें जब देखते हैं परिवार में, तस्वीर ये होती है कि माँ और पिता दोनों मिलकर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जैसा आपके जो पति हैं वो बता रहे थे कि आप और आपके बेटे आशीष दोनों मिलकर घंटों पढ़ाई करते थे।
ये कैसे होता था? कैसे माँ बेटे दोनों मिलकर पढ़ाई करते थे, वो भी अपनी अपनी? जी हाँ, मेरे बेटे का नाम सिद्धांत तिवारी है जी। और सिद्धांत अभी लॉ कर रहा है, तो लॉ के सब्जेक्ट वो मुझे पढ़ाता था और बायो में उसने 12th किया था, तो साइंस के सब्जेक्ट वो मुझे पढ़ाता था और मैं छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति, हिस्ट्री और सोशलॉजी, तो मैं अपने सब्जेक्ट्स उसे पढ़ाती थी। तो इस तरह हमारे घर में एक उस अध्ययन का माहौल बचपन से रहा है। मेरे पिता शिक्षक थे, उन्होंने बचपन से हमें धर्मयुग, रविवार, कादम्बिनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, या कभी भी हमारा जब जन्मदिन होता था तो हमारे पिता खिलौनों की जगह पुस्तक देते थे। तो वही संस्कार मैंने अपने बेटे को दिए हैं। अभी भी वह कहीं बाहर जाता है तो सबसे ज्यादा वह पुस्तकें ही खरीद के लाता है, और इसलिए घर में लाइब्रेरी भी जो आपने अभी सब दर्शकों को दिखाई है, तो पढ़ने पढ़ाने का एक संस्कार है और मुझे सीखने में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि वह मेरा बेटा है या कोई छोटा है। तो ये हम दोनों माँ बेटे मिलके घंटों अपना पढ़ाई किया करते थे। आभा तिवारी जी के घर में लाइब्रेरी, आपने देखा घर में महिलाएं सजावट के लिए फूल रखती हैं, दूसरे डेकोरेटिव आइटम होते हैं, लेकिन शायद सजावट आभा जी के घर में उन किताबों से ही है, उन लाइब्रेरी से भी है जो आपने तस्वीरों में देखी थी। स्निग्धा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिताजी आपके मैकेनिक हैं, ऐसे में भाई बहन भी हैं, जो परिवार की आर्थिक हालत है उसको हम भली भांति समझ सकते हैं, लेकिन एक के बाद एग्जाम्स के लिए तैयारियां करना, उन्हें क्रैक करना, क्या कोचिंग आप लेती थी, कैसे मैनेज होता था, और अब कैसे आप फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे? जी, शुरू से ही मैं पढ़ाई में ब्राइट स्टूडेंट रही थी और इंटर्नशिप के साथ ही मैंने तय कर लिया था कि मुझे इस फील्ड में आना है, प्रशासनिक फील्ड में, और उसके साथ ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। पटेल कोचिंग में मैंने मार्गदर्शन लिया, पटेल सर का, वो उनका भी बहुत साथ था, और मेरी मम्मी पुष्पा शर्मा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत रही। वो खुद जो सपने वो बचपन में अपने पूरे नहीं कर पाई थी, उन्होंने मेरे माध्यम से पूरा किया। मेरी मम्मी भी टॉपर रही थी बचपन में, उस जमाने में, मतलब मैथ्स में, और मेरिट बेस पे ही उनका टीचरशिप में हुआ था, तो वो उनका सपना मैंने पूरा किया। मैं बिल्कुल अपने भाई बहन और अपनी फैमिली को आगे लेकर जाऊंगी, साथ ही साथ अपने देश समाज को भी आगे लेकर जाऊंगी। आभा जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि 46 साल की उम्र हो गई, करीब 14 साल आप सर्विस कर पाएंगे 60 साल की उम्र तक। आपको लगता है कुछ देरी हो गई, या फिर आपको लगता है कि नहीं, देर आए दुरुस्त आए? देर आए दुरुस्त है, और मेरी जो जिम्मेदारियां थी उसको मैंने बहुत अच्छे से निभाया, इसका मुझे गर्व है। और मैंने सबको बता चुकी हूँ मैं पहले कि मेरी बेटी थी जिसको हाइड्रोकेफेलस था, और वो ऐसी बीमारी है कि उसमें आदमी देख भी नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर है। तो आप एक माँ होने के नाते मेरी सबसे पहली प्राथमिकता मेरी बेटी थी, और इसलिए मेरे कैरियर में उस समय मेरा ध्यान ही नहीं गया उसके अलावा। अब जी मैं ये जरूर पूछूंगा आपसे, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद एक माँ का जो दर्द है, उस दर्द को भूल कर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बेटी के जाने का गम कभी पूरा हो नहीं सकता एक माँ के लिए, और ऐसा लगता है आभा जी को देखकर कि कहीं वो दर्द आज भी उनके चेहरे पर ना चाहते हुए भी दिखता जरूर है। आभा तिवारी जी के बारे में हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, और इस पीएससी 2014 की खास बात यह भी है कि इसमें चट इंटरव्यू हुए और पट रिजल्ट्स आ गए, 5 घंटे के अंदर रिजल्ट आ गए। आभा तिवारी जी के बारे में हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, और ऐसे ही स्निग्धा तिवारी जी के बारे में भी रिपोर्ट तैयार है, आपको दिखाते हैं। इनसे मिलिए, ये है स्निग्धा तिवारी। बिलासपुर की रहने वाली स्निग्धा तिवारी को छत्तीसगढ़ पीएससी 2014 की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। स्निग्धा को ये कामयाबी, ये मुकाम कड़ी मेहनत और जुनून की वजह से मिला है। मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया, लेकिन मेंस के जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे बिल्कुल नए थे, क्योंकि मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, पब सोशियोलॉजी, इन सब में कोचिंग ने मेरी बहुत हेल्प की, और आंसर राइटिंग में रोज के अपने छोटे छोटे गोल्स बनाती थी और उनको डेली कंप्लीट करते जाती थी। इस तरह बड़ा गोल अपने आप अचीव हो गया। पढ़ाई में स्निग्धा का कोई जवाब नहीं। वो पहले डेंटल डॉक्टर थी, फिर वो पीएससी की परीक्षा में शामिल हुई, कामयाब हुई, डीएसपी बन गई, लेकिन उनका ख्वाब डीएम बनना था, इसलिए 2014 में फिर से पीएससी की परीक्षा में शामिल हुई। इस बार
मजबूत इरादों के साथ और आखिरकार बेहतरीन अंकों के साथ इस परीक्षा को क्रैक कर दिया। उन्हें दूसरा स्थान हासिल हुआ है। अब वो डिप्टी कलेक्टर बनने वाली है। के साथ साथ ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने सिलेक्शन लिया, डीएसपी के पद पर चयनित थी और दोबारा प्रयास में जो मेरा फाइनल एम था वो मैंने प्राप्त किया। अब इस पद पे रहते हुए जितना ज़्यादा मैं अपने लोगों के काम आ सकती हूँ, जितना ज़्यादा उनकी हेल्प कर सकती हूँ, जितना अपने देश समाज को आगे लेकर जा सकती हूँ, मैं पूरा प्रयास करूँगी अपना 100%। ये अफसर बिटिया समाज सेवा करना चाहती है, गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहती है। स्निग्धा अपनी माँ को अपना आदर्श मानती हैं। मेरी मम्मी पुष्पा शर्मा, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरे सारे फ्रेंड्स, तो इस तरह मेरा मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई रहा, कॉन्फिडेंट थी मैं। इस वक्त स्निग्धा रायपुर में ट्रेनिंग कर रही हैं। उनके माता पिता बिलासपुर में रहते हैं। पिता पेशे से मैकेनिक हैं। अब बेटी की इस कामयाबी के बाद घर में उत्सव का माहौल है। पिता का सीना फक्र से चौड़ा हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, सुन के खुशी लग रही है। बेटी की इस सफलता से माँ बेहद खुश है। माँ को अपनी बेटी पर गर्व है। सहसा यकीन नहीं हो रहा है कि इस घर से जो कि बहुत मतलब एक डीसी निकल गई करके। स्निग्धा अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। अब बड़ी दीदी कलेक्टर बनने जा रही हैं, तो बहन खुश है, भाई खुश है। आज मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि आगे हम लोग इसी तरह आगे बढ़ें। बहुत अच्छा लग रहा है मतलब। स्निग्धा मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती है। कई बार परिवार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन स्निग्धा का हौसला नहीं टूटा और आज अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने वो कर दिखाया है जो देश के हर छात्र, हर छात्रा का सपना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो स्निग्धा जी की कामयाबी की दास्तान आपने देखी। स्निग्धा जी, अब जब आप डीएसपी से डिप्टी कलेक्टर बनने जा रही हैं, बहुत सी उम्मीदें आपसे हैं। भाई बहनों के लिए आप अफसर बिटिया से अफसर दीदी हो गई, प्रदेश के लिए आप अफसर बिटिया हो गई। जो साथी आपके ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं जहां आप ट्रेनिंग कर रही हैं, उनको भी आपसे बहुत उम्मीदें होंगी और वो यही आपसे कहते होंगे कि आप आईएएस बनने जा रही हैं, आप प्रशासनिक सेवा में आने जा रही हैं, माफ कीजिए, तो उनके लिए भी कुछ जरूर कीजिएगा। हर कोई आपसे अलग उम्मीदें रख रहा होगा, लेकिन आप बताइए आप क्या करना चाहती हैं इस अहम जिम्मेदारी के साथ? जी, ये जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च पद मुझे मिला है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना 100% दूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकूं। जो शासन की योजनाएं हैं वो सही रूप में लोगों तक पहुंचे, ये मेरा सबसे मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और मैंने बहुत कुछ सोचा है छत्तीसगढ़ के लिए, बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहाँ नया राज्य है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, तो मैं प्रयास करूंगी कि मैं इस साइड लोगों का ध्यान दिलाऊं। कृषि प्रधान राज्य है, तो मैं कृषि साक्षरता को बढ़ाने का प्रयत्न करूंगी। मैं सोचूंगी कि नया क्या किया जा सकता है इस क्षेत्र में, या बस्तर रीजन जो पिछड़ा हुआ है वहाँ के लिए मैंने कुछ सोचा हुआ है। कुछ ऐसी वनस्पतियाँ, यहाँ हर्बल स्टेट है, तो कैसे हम इन चीज़ों को यूज़ करके अपने प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। प्रोसेसिंग करके, प्रोसेस्ड फूड के मामले में हम नए उद्योग स्थापित करके, ये सब कुछ संभावनाएं हैं जिनमें छत्तीसगढ़ स्टेट काफ़ी आगे जा सकता है। तो ऐसे हर कोई अपने आसपास के क्षेत्र को विकसित करने के बारे में सोचे, अपने पूरे एरिया को, तो फाइनली देश आगे बढ़ेगा और एक विकसित भारत में जीने का हमारा स्वप्न पूरा हो पाएगा। बिल्कुल, प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, लेकिन यहाँ मिनरल्स की कमी नहीं है, यहाँ सोर्सेज की कमी नहीं है, और ऐसे में बहुत आगे छत्तीसगढ़ जा सकता है। स्निग्धा जी कह रही थी। ब्रेक से पहले हमने आभा जी का एक और पहलू आपको दिखाया था। आभा जी की एक बेटी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आभा जी चाहती हैं कि जो उनकी बेटी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, जागरूकता सब में फैलाएं, ये वो कोशिश करना चाहती हैं। आभा जी, ये बहुत दुखद है, इस विषय पर मैं आपसे बात करना भी नहीं चाहता था, लेकिन ये शायद जरूरी है। आपकी एक बेटी थी, आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किस उम्र में वो आपके साथ नहीं रही, उन्हें क्या हुआ था, और जागरूकता अब कैसे लाएंगे आप बाकी महिलाओं में, इसके बारे में आपने क्या सोचा है? जी हाँ, मेरी बेटी को हाइड्रोसेफेलस नाम की बीमारी थी, जो लाखों करोड़ों में किसी एक असामान्य बीमारी है। वह बहुत ही रेयर केस है, एक ऐसा जिसमें सिर में पानी भर जाता है और सिर का आकार बहुत बड़ा हो जाता है।
और उसका जब हम लोगों ने बहुत इलाज कराया तो एम्स में डॉक्टरों से मैंने उसके बारे में जानकारी ली कि इसका कारण क्या है। मैं हमेशा जहाँ भी उसको लेकर हम लोग इलाज के लिए जाते थे तो सबसे मेरा पहला क्वेश्चन यही रहता था कि इसका कारण क्या है। तो कारण सबसे मेन उसमें बताया गया कि आज से 20 साल पहले की बात है ये, तो आयोडीन की कमी की वजह से तो और ब्रेन का डेवलप ही नहीं हो पाया था और दिमाग का विकास नहीं हुआ था, तो इसलिए उसका मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो गया था और सिर का आकार बढ़ते जा रहा था, जिसमें हमको ऑपरेशन करा के उसके सिर से पानी निकलवाना पड़ता था। ये बहुत ही दुखद समय था मेरे लिए और उस परिस्थिति के बाद उबरने के बाद उस परिस्थिति से मैंने सोचा कि जो तकलीफ या जो कष्ट मेरी बेटी को हुआ या मुझे हुआ वह किसी भी और माँ को ना हो, इसलिए मैंने प्रशासनिक अधिकारी बनकर और खाने पीने जैसे आयोडीन नमक का जब ये पहले अमृत ये योजना नहीं थी तो भी मैं अपनी ओर से यह प्रयास करती थी कि महिलाओं को मैं जागरूक करूं, शिक्षित करूं ताकि वह अपने सेहत के लिए जागरूक रहें और एक शिक्षित नारी अपने बच्चे का भविष्य या अपने परिवार को बेहतर ढंग से सुचारू ढंग से वह चला सकती है और अपने माहौल को एक शिक्षित नारी जिस ढंग से समझ सकती है या सामाजिक समस्याओं का सामना कर सकती है। इसलिए मुझे लगा कि प्रशासनिक अधिकारी बनकर महिलाओं को उनके हित के बारे में बताना और मानसिक विकलांग बच्चों के लिए अगर मैं अंश मात्र भी कुछ कर सकूं तो मुझे लगेगा कि मेरा इस पद पर आना सार्थक हो गया। अब ये बहुत दुखद पहलू है और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी होगी, आपकी तारीफ करनी चाहिए कि इस चुनौती से निकलने के बाद, इन तरह की परिस्थितियों से निकलने के बाद आपने एक नज़ीर पेश की है उन तमाम महिलाओं के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं लेकिन उसके बाद टूटने की बजाय वो उभर कर आती हैं, वो एक नज़ीर पेश करती हैं। आभा जी, ये कितना मुश्किल था स्विच ओवर करना, बेटी का जाने का गम और उसके बाद एक प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी, ये कितना मुश्किल था आपके लिए? जी हाँ, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मैं टूट चुकी थी, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे बहुत ताकत, हर तरह से संबल प्रदान किया और मेरे पति हमेशा मुझे प्रेरित करते रहे कि मैं अपना अध्ययन आगे जारी रखूं और उस स्थिति में मैंने कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया ताकि मेरा नॉलेज भी बढ़े और मेरा मन शांत हो। फिर मैंने मेडिटेशन का सहारा भी लिया और उसके बाद फिर से दुगने जोश के साथ मैं तैयारी में लगी ताकि समाज के लिए कुछ करूं, महिलाओं के लिए कुछ करूं, मानसिक विकलांग बच्चों के लिए कुछ करूं और इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना। स्निग्धा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा एक सवाल है और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं स्निग्धा जी, चूंकि आप डेंटिस्ट रही हैं, आप डीएसपी के पद पर आप ट्रेनिंग कर रही थी और उसके बाद अब आप प्रशासनिक अधिकारी बनने वाली हैं। अलग अलग फील्ड्स में आपको अनुभव हुआ है, आपको लगता है कि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है जब आप अब डिप्टी कलेक्टर बनेंगी, जब आप कार्य करेंगी और चुनौतियों को टैकल करने में आपको अब ज्यादा आसानी होगी, आप शायद चीजों को बेहतर जल्दी से समझ पाएंगी और उन्हें उनका समाधान भी जल्दी निकाल पाएंगी? जी, बेशक मैंने एक डेंटिस्ट के रूप में और डीएसपी के रूप में जो ट्रेनिंग ली है, ये मेरे डिप्टी कलेक्टर बनने में नहीं बल्कि आगे पूरे जीवन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। डीएसपी के रूप में ये जो 2 महीने मैंने एकेडमी में बिताए हैं, यहाँ मैंने जो अनुशासन सीखा, जो टीम स्पिरिट सीखी, मुझे लगता है कि आगे एक प्रशासनिक पद का निर्वहन करते हुए चीज़ों को टैकल करने में, पूरी टीम को साथ लेकर चलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जो मैंने बीडीएस की पढ़ाई की है कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वो ट्रेनिंग भी मेरी जाया ना जाए। छत्तीसगढ़ में ओरल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। मेन जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो है एजुकेशन की। लोगों को जानकारी नहीं है कि जो बैड हैबिट्स उनमें हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ओरल कैंसर का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होती है, सबसे पहले तो मैं लोगों को एजुकेट करूँ कि जो ये जो बैड हैबिट्स है उनके क्या नुकसान हो सकते हैं, जिससे बीमारियाँ हो ही ना हो। एक जागरूकता फैलाने का मैं काम करूँगी और इससे मानव संसाधन यहाँ का विकसित होगा और चीजें बेहतर होंगी। स्निग्धा जी, जो मैं समझ पाया हूँ, हायरार्की वाइज अब जो हायरार्की वाइज जो आप तस्वीर बनाना चाहती हैं वो इस तरह से होगी कि बतौर डेंटिस्ट आप चाहती हैं कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान रहे,
बतौर डीएसपी आप ये चाहती हैं कि लोग भयमुक्त रहें, उन्हें किसी का डर ना हो, वो कानून व्यवस्था के साथ रहें, और बतौर प्रशासनिक अधिकारी अब आप ये चाहती हैं कि सब खुशहाल रहें। यानी छत्तीसगढ़ आपको ऐसा चाहिए जिसमें हर आदमी चमकते हुए दांतों के साथ मुस्कुराए, भयमुक्त रहे और खुश रहे, यही कर सब कुछ। जी जी बिल्कुल सही, और छत्तीसगढ़ के साथ पूरा भारत भी। आभा जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप मुस्कुरा दें मैडम। आज आपने नज़ीर पेश की है, आपको देखकर तमाम जो महिलाएं हैं वो गर्व से उनका माथा ऊंचा हो गया होगा। वो तमाम महिलाएं आज सोच रहे होंगे कि 2 अफसर बिटिया उनके सामने बैठी हैं। आप नजरें इतनी देर से झुकाई हुई हैं मैडम, मैं चाहता हूं आप जरा देखें कैमरे को और आप बताएं कि ऐसी जीवन में चुनौतियां आती हैं। हाइड्रोसिफिलिस जैसी बीमारी लाखों बच्चों में से किसी एक को होती है, करोड़ों में से किसी एक को होती है, और उन चुनौतियों के बाद भी जो जीवटता है वो बरकरार रखनी चाहिए। आभा जी, आप संदेश देना चाहेंगे ऐसी महिलाओं को? मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह सबने सुना है, लेकिन मैं एक सीख देनी है कि धैर्य के साथ अगर आप किसी भी परिस्थिति को फेस करेंगे तो आप सफलता हमेशा आपको मिलेगी ही मिलेगी। और कभी भी किसी भी परिस्थिति में मुझे लगता है धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और निरंतर अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश करती रहिए।